नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 11 फरवरी 2026 है और हम आज के कुछ सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स की एक गहरी पड़ताल करेंगे। ये हमारे विश्लेषण का पहला भाग है। आज हम कई विषयों पर बात करेंगे जिनमें रक्षा प्रौद्योगिकी है, भूगोल है, सरकारी योजनाएं और पर्यावरण भी शामिल है। और हमारे जो नियमित श्रोता हैं उनके लिए कुछ विषय एक तरह से पुनरीक्षण मतलब रिवीजन का काम भी कर सकते हैं, जो तैयारी को और मजबूत करेगा। तो हम SELP मिसाइल की क्षमताओं को समझेंगे, दुनिया के सबसे गहरे समुद्री सिंकहोल ड्रैगन होल के बारे में जानेंगे और किम्बरली प्रोसेस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी से। खबर यह है कि भारत और फ्रांस SCALP क्रूज मिसाइल की खरीद के लिए एक बड़े सौदे को अंतिम रूप दे रहे हैं। जी, ये वही मिसाइल है जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में सफलतापूर्वक किया गया था। तो ये मिसाइल, जिसे स्टॉर्म शैडो भी कहते हैं, आखिर है क्या? देखिए, ये एक लंबी दूरी की हवा से लॉन्च किए जाने वाली क्रूज मिसाइल है। अच्छा, जिसे फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर विकसित किया है। इसकी वो कौन सी विशेषताएं हैं जो इसे भारतीय वायुसेना के लिए इतना महत्वपूर्ण बनाती हैं? इसका जो वॉरहेड कॉन्फ़िगरेशन है वो इसे बहुत खास बनाता है। वॉरहेड? जी, ये टैंडम वॉरहेड के साथ आती है। टैंडम वॉरहेड ये क्या होता है? इसका मतलब है कि ये दोहरी मार करता है। मतलब मिसाइल का पहला हिस्सा, एक शेप्ड चार्ज, वो लक्ष्य को भेदता है जैसे कोई मोटी कंक्रीट की दीवार हो। अच्छा, रास्ता बनाने के लिए। बिल्कुल। और ठीक उसके पीछे जो दूसरा उच्च विस्फोटक चार्ज होता है वो अंदर जाकर ज्यादा विनाश करता है। वाह, यानी ये सिर्फ सतह पर नहीं बल्कि बहुत गहरे छिपे हुए लक्ष्यों को भी भेद सकती है। जी, खास तौर पर कठोर बंकरों और गोला बारूद के भंडारों को नष्ट करने के लिए ये बहुत प्रभावी है। और इसकी सटीकता, आज के समय में दुश्मन के रडार से बचना तो सबसे बड़ी चुनौती है। सही कहा। और यहीं पर इसका स्टेल्थ डिजाइन और एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम काम आता है। इसमें क्या खास है? इसमें GPS तो है ही, पर साथ में ये INS और टेरेन रेफरेंसिंग का भी इस्तेमाल करती है। टेरेन रेफरेंसिंग मतलब मिसाइल उड़ते समय जमीन का एक 3D नक्शा बनाते चलती है और उससे अपने रास्ते का मिलान करती है। इसी वजह से ये बहुत कम ऊंचाई पर उड़ सकती है और रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आती। और लक्ष्य के पास पहुंचने पर? लक्ष्य के पास इसका ऑनबोर्ड इंफ्रारेड सीकर उसकी मेमोरी में जो तस्वीर है उससे लक्ष्य की असली छवि का मिलान करता है। तो निशाना चूकने का सवाल ही नहीं उठता। और कोलैटरल डैमेज भी न्यूनतम होता है। ये GS पेपर 3 में डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिहाज से भारत के लिए गेम चेंजर है। तो रक्षा से हटकर अब जरा भूगोल की गहराइयों की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण चीन सागर में स्थित ड्रैगन होल वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा आकर्षण बना हुआ है। जी बिल्कुल। इसमें क्या खास है? मैंने पढ़ा कि ये दुनिया का सबसे गहरा ज्ञात पानी के नीचे का सिंकहोल है। जी, इसे सांशा योंगले ब्लू होल के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू होल असल में पानी के नीचे की खड़ी गुफाएं होती हैं। और ये कितना गहरा है? ये 301.19 मीटर गहरा है, जो बहामास के डीन ब्लू होल से भी लगभग 100 मीटर ज्यादा है। स्थानीय मछुआरे तो इसे दक्षिण चीन सागर की आंख कहते हैं। इतनी गहराई में जीवन कैसा होता है? क्या वहां कुछ मिलता है? यही तो इसकी सबसे दिलचस्प बात है। इसके ऊपरी हिस्से में, जहां ऑक्सीजन और पोषक तत्व पर्याप्त है, वहां कम से कम 20 समुद्री प्रजातियां पनपती हैं। और नीचे? लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, पानी में ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, मतलब वो एनॉक्सिक हो जाता है। तो वो एक तरह का डेड जोन हुआ? ज्यादातर समुद्री जीवन के लिए हाँ, लेकिन वो बैक्टीरिया की बड़ी बड़ी कॉलोनियों को सपोर्ट करता है। अच्छा, ऐसे बैक्टीरिया जिन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो ये एक अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र है जो हमें शायद पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के बारे में कुछ सिखा सकता है। कवाई है। चलिए, पृथ्वी से निकलकर अब चांद पर चलते हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने भारत के पहले चंद्र नमूना वापसी मिशन मतलब चंद्रयान 4 के लिए एक लैंडिंग जोन की पहचान की है, मॉन्स माउंटेन। जी, इस विशेष स्थान को ही क्यों चुना गया? इसकी क्या अहमियत है? देखिए, मॉन्स माउंटेन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित लगभग 6000 मीटर ऊंचा एक पहाड़ है और इसका नाम नासा की गणितज्ञ मेल्बा रॉय माउंटेन के नाम पर रखा गया है। और इसे चुनने की वजह? कई रणनीतिक वजह हैं। पहली तो ये कि इसकी चोटी काफी हद तक सपाट है, जो लैंडिंग के लिए सुरक्षित है। और वैज्ञानिक रुचि के हिसाब से? ये स्थायी रूप से छाया वाले क्रेटरों के पास है, जहां पानी बर्फ के भंडार होने का विश्वास है। तो वहां से सैंपल लाना आसान होगा? बिल्कुल। यहां से मिले नमूने चंद्रमा के भूवैज्ञानिक इतिहास और संसाधनों को समझने में बहुत मदद करेंगे। साथ ही यहां लंबे समय तक सूर्य का प्रकाश मिलता है और पृथ्वी के साथ रेडियो संचार भी स्पष्ट रहता है।
अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना की, जिसका हाल ही में लोकसभा में उल्लेख हुआ, स्वावलंबिनी योजना। जी, ये एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य युवा महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए जरूरी कौशल और आत्मविश्वास देना है। ये योजना कैसे काम करती है? इसकी संरचना क्या है? इसे 2 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में उच्च शिक्षण संस्थानों की 1200 महिला छात्राओं के लिए एक उद्यमशीलता जागरूकता कार्यक्रम होता है। और फिर इनमें से 600 छात्राओं के लिए एक गहन उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम होता है, जिसमें स्किलिंग, फाइनेंस, मार्केट लिंकेज जैसे विषय शामिल हैं। और ट्रेनिंग के बाद क्या होता है? क्योंकि असली चुनौती तो तभी शुरू होती है। बिल्कुल। कार्यक्रम के बाद 21 सप्ताह की मेंटरशिप और हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाता है। अच्छा, तो उन्हें लगातार मदद मिलती रहती है। जी, और नीति आयोग भी मेंटरिंग, सीड फंडिंग और सफल उद्यमियों को मान्यता देने में मदद करता है। अब एक स्वास्थ्य से जुड़ी खबर पर आते हैं। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में बादाम किट सिरप के एक बैच में एथिलीन ग्लाइकॉल की मिलावट पाए जाने पर एक पब्लिक नोटिस जारी किया। ये पदार्थ आखिर है क्या? एथिलीन ग्लाइकॉल एक रंगहीन, गंधहीन, हल्का मीठा और थोड़ा चिपचिपा तरल है। अगर ये इतना खतरनाक है, तो इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका मुख्य उपयोग कारों और हवाई जहाज़ों के लिए एंटी फ्रीज और डी आइसिंग सोल्यूशन बनाने में होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड्स और स्याही में भी इसका प्रयोग होता है। और स्वास्थ्य पर इसका क्या असर होता है? शरीर में जाने पर यह जहरीले मेटाबोलाइट्स पैदा करता है, जो अनुपचारित रहने पर गंभीर बीमारी या मृत्यु का कारण भी बन सकता है। ये तो बहुत गंभीर बात है। चलिए अब पर्यावरण से जुड़े एक और विषय पर चलते हैं। CMFRI ने हाल ही में मैंग्रोव क्लैम की कैप्टिव ब्रीडिंग में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इसे स्थानीय रूप से कंदल कक्का भी कहा जाता है। जी, ये मैंग्रोव दलदलों में कीचड़ युक्त खारे पानी वाले क्षेत्रों में रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी क्या भूमिका है और क्या इसे कोई खतरा है? ये पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करता है, तलछट को स्थिर करता है और मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाता है। ये तटीय समुदायों के लिए खाद्य सुरक्षा और आजीविका का भी स्रोत है। और खतरे? भारत में विशेषकर पूर्वी तट पर अंधाधुंध कटाई, प्रदूषण और तटीय विकास के कारण इनकी संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर एक त्वरित नजर डालते हैं। हाल ही में इथियोपिया ने अपने पड़ोसी देश इरिट्रिया को अपने क्षेत्र से सैनिकों को वापस बुलाने का आदेश दिया। परीक्षा के लिए इरिट्रिया की भौगोलिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जरूर। इरिट्रिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। और इसकी सीमाएं? इसकी सीमाएं इथियोपिया, सूडान और जिबूती से लगती हैं। लाल सागर के साथ इसकी एक विस्तृत तटरेखा है। राजधानी? अस्मारा। ये अफ्रीकी संघ और कोमेसा का सदस्य भी है। अब स्वास्थ्य संबंधी एक और महत्वपूर्ण विषय। एक नए अध्ययन ने चिंता जताई है कि भारत में टाइप 2 मधुमेह का पता लगाने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला HbA1c टेस्ट शायद रक्त शर्करा के स्तर को सटीक रूप से नहीं दर्शाता। जी, ये एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। HbA1c एक रक्त परीक्षण है जो पिछले 2 से 3 महीनों में आपके औसत रक्त ग्लूकोज के स्तर को मापता है। यह काम कैसे करता है? जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है तो ये लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन प्रोटीन से चिपक जाता है। अच्छा। तो ये टेस्ट ग्लूकोज लेपित हीमोग्लोबिन वाली RBCs का प्रतिशत मापता है, और चूंकि RBCs लगभग 3 महीने तक जीवित रहती हैं, ये टेस्ट 3 महीने का औसत स्तर बताता है। तो अब हम अपने एक और बड़े विषय पर आते हैं। भारत ने वर्ष 2026 के लिए किम्बर्ली प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है। ये किम्बर्ली प्रोसेस है क्या? देखिए, ये संघर्ष हीरो यानी कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स के व्यापार को खत्म करने के लिए सरकारों, नागरिक समाज और हीरा उद्योग का एक वैश्विक गठबंधन है। संघर्ष हीरे मतलब ब्लड डायमंड्स? जी, ये वे कच्चे हीरे हैं जिनका उपयोग विद्रोही समूह वैध सरकारों के खिलाफ संघर्ष को फाइनेंस करने के लिए करते हैं। तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? ये एक सर्टिफिकेशन स्कीम के जरिए काम करती है जिसे KPCS कहते हैं। और इसमें क्या होता है? इसके तहत हर कच्चे हीरे के शिपमेंट के साथ एक छेड़छाड़ प्रतिरोधी कंटेनर में एक किम्बर्ली प्रोसेस प्रमाण पत्र होना जरूरी है। यह गारंटी देता है कि हीरा किसी संघर्ष वाले इलाके से नहीं आया है। भारत की इसमें क्या भूमिका है? भारत 2003 से इसका एक सक्रिय सदस्य है और जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी GJEPC भारत में KP प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नामित प्राधिकरण है। आज का अंतिम विषय
एक शानदार पक्षी की बात करते हैं। हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध, जो आमतौर पर हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहता है, हाल ही में महाराष्ट्र के मेलघाट में देखा गया। जी, ये भारत में पाई जाने वाली गिद्ध की 9 प्रजातियों में से एक है। इसका वैज्ञानिक नाम जिप्स हिमालयंसिस है। इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसका संरक्षण स्टेटस क्या है? ये एक विशाल और भारी गिद्ध है जिसके पंखों का फैलाव 270 से 300 सेमी तक हो सकता है। और इसकी संरक्षण स्थिति? IUCN रेड लिस्ट में इसे संकट निकट यानी नियर थ्रेटेंड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो आज हमने SCLP मिसाइल की रणनीतिक क्षमताओं से लेकर किम्बरली प्रोसेस के वैश्विक महत्व और हिमालयन ग्रिफॉन के संरक्षण की स्थिति तक कई विषयों पर गहन चर्चा की। जी, और ये सभी विषय दिखाते हैं कि कैसे प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय नियम और स्वास्थ्य एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। सिविल सेवा परीक्षा के लिए ये समग्र दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा के बाद एक विचार मन में आता है। जिस तरह संघर्ष हीरों को नियंत्रित करने के लिए किम्बरली प्रोसेस बनाया गया है, क्या उसी तरह का वैश्विक ढांचा कोबाल्ट या टैंटलम जैसे अन्य संघर्ष संसाधनों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। ये वो संसाधन है जिनका उपयोग हमारी रोजमर्रा की तकनीक में होता है। इस पर सोचिएगा। अगर आपको आज का ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही 11 फरवरी के करंट अफेयर्स के दूसरे भाग के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।